गुड मॉर्निंग। फिर आज आप मैं उम्मीद करता हूं बिल्कुल एनर्जी के साथ एकदम लबालब होंगे। तो फिर आज थोड़ी कुछ हटकर, क्योंकि प्रतिदिन वो नाउन आइडेंटिफिकेशन, नाउन जेंडर मैं देख रहा हूं कि मोनोटोनस हो जा रहा है। मोनोटोनस इज एन एडजेक्टिव हियर। मीन्स लाइफ मोनोटोनस हो जाती है जब आप एक ही वर्क को करते जाते हैं, तो दैट लाइफ सिम्स टू बी मोनोटोनस। So you have to be multidimensional, multitonous, versatile. You have to attain versatility. So come on here now today. आज हम लोग ये देख रहे हैं सीधा मैं कौन सी टॉपिक करने जा रहा हूं आज के इस क्लिप में, ये मैं नहीं बताने जा रहा हूं। हालांकि थंबनेल में आपको, टाइटल में तो पता चल ही जाएगा, लेकिन फिर भी आप ये देखें और बताएं करना क्या है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और इसमें बीच बीच में स्लैश मार्क देकर डिवाइड भी नहीं किया हुआ है। क्या ये एरर डिटेक्शन से रिलेटेड है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर करना क्या है आखिर? इसमें इंस्ट्रक्शन देखा जाए। फाइंड आउट व्हाट द रोल ऑफ द वर्ड आफ्टर इज इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। क्या करना है? यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट द रोल ऑफ द वर्ड आफ्टर। आफ्टर शब्द का रोल क्या है इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। निम्नलिखित वाक्यों में आफ्टर वर्ड का रोल क्या है? अब क्या प्रत्येक सेंटेंस में आफ्टर आया है? गौर कर लेंगे हमारा। यस, फर्स्ट में तो हमारा यहां पर ही आफ्टर, बिल्कुल सही। सेकंड में आफ्टर कहां है भाई? या हियर आफ्टर। थर्ड सेंटेंस में आफ्टर या एवर के बाद यहां है आफ्टर। फोर्थ में क्या है? या यहां है हमारा आफ्टर। और फिफ्थ में कहां है आफ्टर? या यहां है आफ्टर। सिक्स्थ कहां है आफ्टर? या हियर। सेवेंथ आफ्टर या हियर आफ्टर। एट्थ आफ्टर। नाइन्थ आफ्टर। 10th after and 11th after. आपने देखा यहां इन टोटल 11 in all the 11 sentences the word after has been enclosed in a rectangular box in each sentence. अब आपको यह देखना है आफ्टर क्या है, आफ्टर का रोल क्या है। रोल क्या है मिस? आफ्टर प्रीपोजिशन होता है ना? क्या आफ्टर प्रीपोजिशन ही होता है या कुछ और भी होता है? बिल्कुल, आज हम लोग उसी आफ्टर का होमोनिमस यूज देखेंगे। मिस आफ्टर होमोनिम के रूप में किस किस रूप में आता है? तो मैं यहां लिखना चाहूंगा द वर्ड इज हियर आफ्टर AFTER। इट्स फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन इज दिस वन। हियर द फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन इज दिस वन। I would like to write it again here. The phonetic transcription. The phonetic transcription is this. After here. This one is the phonetic transcription of the word after. R is silent here. This is why it is mentioned in the brackets already. And now it's a parts of speech is preposition, conjunction, adjective and adverb। ये इतने फॉर्म में होगा। प्रीपोजिशन के रूप में हमारा कब आएगा? प्रीपोजिशन के रूप में मैं आपको बता दूं, प्रीपोजिशन प्लस नाउन। प्रीपोजिशन ये ऑब्जेक्टिव केस में होता है ये नाउन। प्रीपोजिशन प्लस प्रोनाउन। प्रोनाउन भी हमारा किस केस का होगा? ऑब्जेक्टिव केस का। और नेक्स्ट है प्रीपोजिशन प्लस वर्ब V फॉर जेरंड। प्रीपोजिशन इसी रूप में आएगा। इससे पता चल जाएगा आपको कि वो प्रीपोजिशन है या क्या है। जहां तक बात रही कंजंक्शन की, तो कंजंक्शन प्लस आप ये कह सकते हैं टू क्लाउजेस को, टू फ्रेजेस को, टू फाइनाइट वर्ब्स को जोड़ने के लिए, तो ये आफ्टर हमारा क्लाउजेस को जोड़ता है प्लस सब्जेक्ट प्लस फाइनाइट वर्ब। इसकी ये कंजंक्शन के रूप में यहां हो जाएगा हमारा यह आफ्टर। एडजेक्टिव के रूप में जब ये होगा तो ये एडजेक्टिव प्लस
नाउन के रूप में ही आएगा, यह ख्याल रखें आप। और एडवर्ब के रूप में जब आएगा तो एडवर्ब के रूप में इसका मीनिंग हो जाता है लेटर, LATER, लेटर। दिस इज हियर, एडवर्ब के रूप में। ये जो 4 आपके ये रेक्टेंगुलर बॉक्स, ओवल बॉक्स, क्लाउडी बॉक्स एंड डॉट बॉक्स, डॉटेड बॉक्स, ये आपकी मदद करेगा इन सेंटेंसेस में पहचान करने में। सो रेडी। दूसरी बात एक और मैं बता दूं, आफ्टर हमारा एडवर्ब के रूप में तब होगा क्योंकि एडवर्ब ऑफ टाइम कहा जाता है। इसके क्या कहते हैं? इसे एडवर्ब ऑफ टाइम। और एडवर्ब ऑफ टाइम हमारा किसका जवाब देता है? कौन से इंट्रोगेटिव क्वेश्चन का? व्हेन का जवाब देता है। व्हेन का, गौर करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये मैं बता रहा हूं, यह व्हेन का जवाब देता है। जहां भी कहीं अगर व्हेन का जवाब देगा तो वो हमारा एडवर्ब के रूप में आ जाएगा। चले अब हम लोग सबसे फर्स्ट सेंटेंस की ओर चलता हूं मैं आपको लेकर के। पहला सेंटेंस हमारा क्या है? आफ्टर गेटिंग माई वर्क फिनिश्ड आई स्टार्ट द न्यू पीस ऑफ वर्क। आफ्टर गेटिंग, ये आफ्टर हमारा किस रूप में है? कहीं ये एडवर्ब के रूप में तो नहीं है, या एडजेक्टिव के रूप में तो नहीं है, या कंजंक्शन के रूप में, या कहीं प्रीपोजिशन के रूप में तो नहीं। किस रूप में है? अब देखिए आप, जब ये प्रीपोजिशन के रूप में होगा तो निश्चित तौर पे उस आफ्टर के बाद कोई नाउन आएगा या फिर प्रोनाउन आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस का, या प्रीपोजिशन के रूप में होगा तो वर्ब आएगा वी फॉर फॉर्म जीरन के रूप में। क्या वही वर्ब तो नहीं है? बिल्कुल, दिस गेटिंग इज वी फॉर जीरन। ये कंजंक्शन नहीं है क्योंकि ये क्लाउज को नहीं जोड़ रहा है हमारा, इसमें कहीं कोई फाइनाइट वर्ब नहीं है, बस एक सब्जेक्ट है हमारा, सब्जेक्ट, एंड स्टार्ट इज द फाइनाइट वर्ब। जब 2 क्लाउजेस को जोड़ेगा तब हमारा वो आफ्टर कंजंक्शन हो जाएगा। आफ्टर के बाद आप देख रहे हैं बिफोर जीरन आ रहा है, इसलिए हमारा आफ्टर क्या हो गया? प्रीपोजिशन। एडजेक्टिव क्यों नहीं होगा? क्योंकि एडजेक्टिव के बाद ये नाउन, तो गेटिंग हमारा नाउन नहीं, बिफोर है। क्लियर? यहां हमारा आफ्टर व्हेन का जवाब नहीं दे रहा है, ये पूरा हमारा आ रहा है, इस पूरे का जवाब दे रहा है आफ्टर गेटिंग माई वर्क फिनिश्ड। इस पूरे का जब हम क्वेश्चन करेंगे तब क्वेश्चन होगा हमारा क्या? आफ्टर गेटिंग माई वर्क फिनिश्ड आई स्टार्ट द न्यू पीस ऑफ वर्क। व्हेन डू आई स्टार्ट, देख रहे हैं आप, व्हेन डू आई स्टार्ट द न्यू पीस ऑफ वर्क। व्हेन डू आई स्टार्ट द न्यू पीस ऑफ वर्क, तो आई स्टार्ट द न्यू पीस ऑफ वर्क आफ्टर गेटिंग माई वर्क फिनिश्ड। क्लियर? तो ये व्हेन का जवाब आ रहा है, तो सिर्फ आफ्टर नहीं, ये पूरा आफ्टर से लेकर फिनिश्ड तक। तो जब हमारा पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स आ रहा है व्हेन का जवाब, तो वो हमारा एडवर्ब नहीं, ये पूरा एडवर्ब का, एडवर्ब के रूप में, एडवर्ब ऑफ टाइम के रूप में व्हेन का हमारा काम कर रहा है। लेकिन ये एडवर्ब ऑफ टाइम के रूप में सिर्फ एक वर्ड आता है, लेकिन जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो जाता है तो हमारा एडवर्ब फ्रेज या एडवर्ब क्लॉज कहा जाता है। गौर करेंगे, फिर से मैं बोल रहा हूं, जैसे एक एग्जाम्पल मैं यहां लिखना चाहूंगा हियर, आपको क्लियर कर देने के लिए। ही प्लेज डेली। ओके, दूसरा सेंटेंस, ही प्लेज इन द इवनिंग। और तीसरा सेंटेंस, ही प्लेज बिफोर द सन सेट्स। इस सेंटेंस, इन 3 सेंटेंसेस की मदद से आप समझ जाएंगे कि एडवर्ब, एडवर्ब फ्रेज और एडवर्ब क्लॉज क्या है। मैंने कहा कि एडवर्ब में सिर्फ एक वर्ड, एडवर्ब फ्रेज और एडवर्ब क्लॉज मीन्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एडवर्ब फ्रेज मीन्स group of words but there is no subject and no finite verb, but in adverb clause there is the subject and the finite verb। अब आप यहां क्वेश्चन करेंगे, एडवर्ब को जानने के लिए एक और मैं आपको उपाय बता दूं। सबसे पहली बात कि एडवर्ब आप कैसे पहचानेंगे किसी सेंटेंस में कोई वर्ड एडवर्ब है या एडवर्ब फ्रेज है, एडवर्ब है।
एडवर्ब फ्रेज है या एडवर्ब क्लाउज है, इसे कैसे पहचानेंगे? तो यह निश्चित तौर पे 3 प्रश्नों का जवाब देगा। अगर इन 3 प्रश्नों का जवाब आ रहा है तो वो जवाब हमारा या तो एडवर्ब होगा या एडवर्ब फ्रेज होगा या एडवर्ब क्लाउज। 3 कौन कौन से इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड्स? तो वो 3 क्वेश्चन वर्ड्स हैं हमारा 3, 4, 5 का, 3 लेटर्स का, हाउ, व्हेन एंड वेयर। गौर करेंगे, ये 3 वर्ड्स का जवाब देने वाला हमारा जो वर्ड, अगर एक वर्ड आ रहा है तो हमारा एडवर्ब, एक वर्ड से ज्यादा आ रहा है तो हमारा एडवर्ब फ्रेज, और एक वर्ड से ज्यादा आ रहा है तो वो भी एडवर्ब क्लाउज। बट अंतर यह है कि एडवर्ब क्लाउज में हमारा सब्जेक्ट और फाइन एडवर्ब होगा और एडवर्ब फ्रेज में हमारा सब्जेक्ट और फाइन एडवर्ब की कमी होगी। सिमिलरिटी दोनों में, एडवर्ब फ्रेज और एडवर्ब क्लाउज में, कि दोनों में एक से ज्यादा वर्ड्स होंगे। डिसिमिलरिटी क्या है कि एडवर्ब फ्रेज में सब्जेक्ट और फाइन एडवर्ब की कमी होगी और एडवर्ब क्लाउज में सब्जेक्ट और फाइन एडवर्ब की उपस्थिति होगी। सो कम ऑन, हाउ का जवाब देने वाला हमारा, मैं मोटे तौर पे मैं बता दे रहा हूं, हाउ का जवाब देने वाला हमारा एडवर्ब, व्हेन का जवाब देने वाला एडवर्ब, वेयर का जवाब देने वाला एडवर्ब। इसे ही मैंने 3, 4, 5 का मैंने बताया, ये फॉर्मूला 3, 4, 5। ये 3, 4, 5 क्या है? लकी नंबर? नो, ये लकी नंबर नहीं है। 3 stands for 3 letters. The word consisting of 3 letters and the word is how. 4 stands for the word when that has 4 letters, W-H-E-N, and 5 stands for 5 letters, W-H-E-R-E. क्लियर? तो स्पष्ट तौर पे किसी सेंटेंस में कोई वर्ड हमारा या ग्रुप ऑफ वर्ड्स एडवर्ब है, एडवर्ब फ्रेज है या एडवर्ब क्लाउज है, उसको आसानी से पहचानने के लिए है। हाउ का जवाब देने वाला जो होगा उसको कहते हैं हम एडवर्ब ऑफ मैनर। इसे क्या कहते हैं? एडवर्ब ऑफ मैनर। और व्हेन का जवाब देने वाला क्या कहलाता है? एडवर्ब ऑफ टाइम। और वेयर का जवाब देने वाला क्या कहलाता है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो ये हुए आपके एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम एंड एडवर्ब ऑफ प्लेस। क्लियर? अब पुनः मैं यहां लेकर चलता हूं आपको। आफ्टर गेटिंग माई वर्क फिनिश्ड, आफ्टर इज प्रीपोजिशन हियर। बात मैं ये कर रहा था कि ये तो आखिर व्हेन का जवाब तो दे रहा है हमारा। तो व्हेन जब सब क्वेश्चन करते हैं, नंबर 1 में हमारा क्वेश्चन आ रहा है, व्हेन डू आई स्टार्ट द न्यू पीस ऑफ वर्क। आप खुद से पूछ रहे हैं, अपने आप से क्वेश्चन कर रहे हैं, व्हेन डू आई स्टार्ट द न्यू पीस ऑफ वर्क। तो आपको याद आती है बात, आई स्टार्ट द न्यू पीस ऑफ वर्क, I start the new piece of work after getting my work finished. अब ये हमारा when का जवाब में सिर्फ after आ रहा है या after getting my work finished? टोटल सारे वर्ड्स आ रहे हैं, टोटल वर्ड्स आ रहे हैं। तो टोटल वर्ड्स का कलेक्शन अब हमारा है, तो एक वर्ड तो है नहीं कि एडवर्ब कहा जाएगा, सारे वर्ड्स हैं। तो अब ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए या तो एडवर्ब फ्रेज होगा या एडवर्ब क्लाउज होगा। तो क्या है हमारा? एडवर्ब फ्रेज या एडवर्ब क्लाउज? तो ये एडवर्ब फ्रेज है। क्यों एडवर्ब फ्रेज है भाई? ये एडवर्ब फ्रेज क्यों है? एडवर्ब फ्रेज इसलिए है क्योंकि इस सेंटेंस में मात्र एक अकेला सब्जेक्ट आई एंड फाइन एडवर्ब फर्स्ट, ये फाइन एडवर्ब के रूप में V1 आता है, V2 आता है और V5 आता है, और ऑल ऑक्सिलरी वर्ब्स आते हैं। आफ्टर देख रहे हैं प्रीपोजिशन है, गेटिंग हमारा V4 फॉर्म है, नॉन फाइन एडवर्ब, माई इज डिटरमिनर, वर्क इज हियर नाउन, फिनिश्ड इज V3 फॉर्म एडजेक्टिव। फिनिश्ड V3 है, एडजेक्टिव है हमारा, ये V2 नहीं, आप इसे ये होंगे समझेंगे, दिस इज V3। सो फर्स्ट सेंटेंस में हमारा आफ्टर प्रीपोजिशन। नंबर 2, आई स्टार्ट द न्यू पीस ऑफ वर्क after my work gets finished. ओके, लेकिन इस सेकंड सेंटेंस की ओर चलने के पहले मैं फिर पुनः आपको मैं यहां लेकर के आना चाहूंगा, क्योंकि यहां तो मैंने एडवर्ब, एडवर्ब फ्रेज और एडवर्ब क्लाउज के बारे में तो मैंने बताया कि ये 3 वर्ड्स का अगर जवाब आ रहा है किसी सेंटेंस में तो वो समझ लीजिए पक्का कि वो हमारा एडवर्ब होगा। हाउ का एडजेक्टिव के रूप में भी आता है, एडवर्ब ऑफ मैनर या फिर प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव के रूप में हमारा हाउ का प्रयोग आ जाता है। सो ये हो गया। और व्हेन का तो हमेशा ही एडवर्ब के रूप में, वेयर हमेशा एडवर्ब के रूप में। वेयर का जवाब देने वाला एडवर्ब ऑफ प्लेस,
व्हेन का जवाब देने वाला एडवर्ब ऑफ टाइम, एंड हाउ का जवाब देने वाला एडवर्ब ऑफ मैनर। इसके पहले मैंने लेफ्ट साइड में 3 सेंटेंसेस लिखा था, या पहचानने के लिए कि क्या इसमें हमारे व्हेन का जवाब आ रहा है, या हाउ का जवाब आ रहा है, या वेयर का जवाब आ रहा है। अब यह सेंटेंस है हमारा फर्स्ट सेंटेंस, ही प्लेज डेली। इसमें क्वेश्चन होगा हमारा, हाउ डज ही प्ले, वह कैसे खेलता है, तो डेली, या व्हेन डज ही प्ले, व्हेन डज ही प्ले, या वेयर डज ही प्ले, कहां खेलता है, तो ही प्लेज डेली, नो, व्हेन डज ही प्ले, वो कब खेलता है, तो ही प्लेज डेली, ही प्लेज डेली। डेली इज योर व्हाट, डेली इज योर एडवर्ब, व्हेन का जवाब आ रहा है हमारा, तो ये एडवर्ब है या एडवर्ब फ्रेज है, एडवर्ब क्लाउज है, सिंगल वर्ड, राइट, और सिंगल वर्ड है तो क्या ये हमारा एडवर्ब। सेकंड सेंटेंस हमारा, ही प्लेज इन द इवनिंग। अब इस सेंटेंस में गौर करेंगे, इसमें क्वेश्चन हम पूछते हैं, व्हेन डज ही प्ले, वह कब खेलता है, व्हेन डज ही प्ले, तो ही प्लेज इन द इवनिंग, वो इवनिंग में खेलता है। अब व्हेन का जवाब हमारा क्या रहा है, इवनिंग, या इन द इवनिंग, टोटल वर्ड्स, इन द इवनिंग, और इन द इवनिंग हमारा क्या हो गया, दिस इज एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज। क्यों, क्योंकि 1 2 3 देयर आर 3 वर्ड्स इन दिस, इन द एज द आंसर ऑफ दिस हियर वर्ड व्हेन। नाउ नंबर 3 की ओर, ही प्लेज बिफोर द सन सेट्स। फिर यहां क्वेश्चन करेंगे, व्हेन डज ही प्ले, वो कब खेलता है, तो ही प्लेज बिफोर द सन सेट्स, सूर्य के अस्त होने के पहले वो खेलता है। अब आप देख रहे हैं ही प्लेज हमारा, और बिफोर द सन सेट्स ये क्या हो गया, आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 मींस क्या 4 वर्ड्स आएगा तो एडवर्ब क्लाउज हो जाएगा। इसमें 3 वर्ड्स था इसलिए एडवर्ब फ्रेज, नंबर ऑफ वर्ड्स की वजह से, नो, किसकी वजह से, राइट, सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब की वजह से। पहला सब्जेक्ट तो हमारा ही है, सब्जेक्ट फर्स्ट, प्लेज इज फाइनाइट वर्ब फर्स्ट, सेकेंड सब्जेक्ट इज द सन, सब्जेक्ट सेकेंड, एंड सेट्स इज फाइनाइट वर्ब सेकेंड। आपने देख लिया कि इस फर्स्ट सेंटेंस में डेली इज एडवर्ब, सेकेंड सेंटेंस इन द इवनिंग इज एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम, थर्ड सेंटेंस इज ही बिफोर द सन सेट्स, दैट इज एडवर्ब क्लाउज ऑफ टाइम। तो इतना क्लियर हो गया। चलें अब हम लोग सीधा सेकेंड सेंटेंस की ओर। I start the new piece of work after my work gets finished। अब इस सेंटेंस में हमारा आफ्टर क्या है, गौर करें आप, सेम वही चीजें है ना, सिर्फ आगे पीछे हो गया, यहां फर्स्ट में आफ्टर आया था, यहां बाद में आ रहा है, यही अंतर है ना। यहां भी आफ्टर हमारा प्रीपोजिशन है? क्या यही बात है, आफ्टर प्रीपोजिशन के रूप में? साहब गौर करें, ये माई वर्क इज व्हाट हियर, सब्जेक्ट सेकंड, गेट्स इज हियर फाइनाइट वर्ब सेकंड, and its first subject is I, start is finite verb first. So दो subject and दो finite verbs को वो कनेक्ट कर रहा है, इसलिए कंजंक्ट कर रहा है, तो हमारा ये वर्क क्या हुआ, मींस दो क्लाउजेस को कंबाइन कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, इसलिए आफ्टर क्या है, मैंने बताया था, देन आफ्टर इज व्हाट हियर, आफ्टर इज कंजंक्शन। देख रहे हैं कंजंक्शन के रूप में आफ्टर कब आएगा, जब एक सब्जेक्ट उसके बाद आएगा और उसका फाइनाइट वर्ब। आफ्टर के बाद देख रहे हैं माय वर्क सब्जेक्ट एंड गेट्स इज व्हाट, फाइनाइट वर्ब। सो हियर आफ्टर इज व्हाट, दिस इज कंजंक्शन। नंबर 3, he lived with him merrily. He lived with him merrily. Merrily means happily. Merrily and merriment. Merry is adjective, merrily is adverb, and merriment is noun. So he lived with him merrily ever after, and abstained himself from quarreling with others. गौर करेंगे, he lived with him merrily ever. Ever means always. When? Ever. After. When? Later. बाद में, always और बाद में। He lived with him merrily. How? Merrily is here replying. How का जवाब आ रहा है, so merrily is what here?
हाउ डिड ही लिव विद हिम, हाउ डिड ही लिव विद हिम, वो कैसे उसके साथ रहता था, तो ही लिव्ड विद हिम मैरिली, हैप्पीली। और ये हमारा मैरिली इज एडवर्ब, दिस इज एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर। एंड एवर इज when did he live with him merrily, he lived when did he live with him merrily, when did he live with him merrily, वो कब रहता था उसके साथ हैप्पीली, he lived with him merrily ever, or during all the time. So here ever is replying the interrogative word what, when. So this is adverb, adverb of time, when का जवाब दे रहा है हमारा। आफ्टर फिर आ रहा है when did he live with him merrily ever, when did he live with him merrily, when did he live with him merrily ever, तो he lived with him merrily ever after means later, बाद में वो हमेशा ही वो एकदम हैप्पीली वो रहता था उसके साथ। So here it replies when, आपने गौर किया, और when का जवाब देने की वजह से this word is here what, this word is adverb, adverb of time। and abstained himself, आप देख रहे हैं and हमारा coordinating conjunction, abstained हमारा second finite verb आ रहा है, and abstained is, this is finite verb second, what is its finite verb first, lived is finite verb first, he is subject first and subject second both। he lived with him merrily ever after and abstained himself, और वो अपने आप को prohibited himself, restricted himself, banned himself, किस चीज से अपने आप को बैन कर लेता था वो, किस चीज से अपने आप को उसने रोक लिया, प्रतिबंधित कर लिया, तो फ्रॉम क्वारलिंग, फ्रॉम देख रहे हैं प्रीपोजिशन के बाद क्वारलिंग हमारा बिफोर फॉर्म जिरंड आ रहा है, दिस फ्रॉम इज हियर प्रीपोजिशन and quarreling is here what, before gerund, देख रहे हैं आप, from quarreling with others, with preposition others is here pronoun। next come on, so यहां थर्ड सेंटेंस में हमारा आफ्टर एडवर्ब हो गया, सेकंड सेंटेंस आफ्टर कंजंक्शन, फर्स्ट सेंटेंस आफ्टर इज प्रीपोजिशन। नंबर 4 की ओर चले। he did nothing in after years, he did nothing in after years that passed gradually, he did nothing, he is pronoun, did V2, nothing pronoun, in after years, when, in after years, in next years, in the forthcoming years, in the following years, he did nothing in the following years, following is here what, adjective, so in what years, मैंने बताया था जब ये हमारा एडजेक्टिव होगा तो इसके बाद नाउन होगा, और आप देख रहे हैं आफ्टर के बाद हमारा यहां नंबर 4 में आफ्टर के बाद क्या आ रहा है हमारा, यस नाउन, तो कौन से ईयर्स में, विच ईयर्स, इसी नाउन को क्वालिफाई कर रहा है हमारा ये, एंड दिस इज एडजेक्टिव, ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, ईयर्स नाउन को। ही डिड नथिंग, उसने कुछ भी नहीं किया, कब नहीं कुछ किया, तो इन आफ्टर ईयर्स, इन आफ्टर ईयर्स, अगर व्हेन डिड ही डू नथिंग, When did you do nothing, तो in after years, ये तीन वर्ड्स मिलाकर हमारे क्या हो जाएंगे, एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम, एडवर्ब फ्रेज, चूंकि तीन वर्ड्स हैं, इन आफ्टर years। लेकिन अब आगे यहां आ रही बात की वो किन वर्षों में नहीं कुछ किया, किन वर्षों में, तो आफ्टर years, बाद के वर्षों में उसने नहीं कुछ किया। पढ़ाई कंप्लीट कर लिया, वर्ष 2020 में ही उसने अपने कंप्लीट कर ली स्टडीज, और कंप्लीट करने के बाद या 2018 में ही कंप्लीट कर लिया, तो 18 के बाद 19, 20, 21, तो ही डिड नथिंग इन आफ्टर दिस, 18 के बाद, 2018 के बाद उसने बाद के वर्षों में कुछ नहीं किया। आप उम्मीद करता हूं ये क्लियर हो चुका होगा कि आफ्टर हमारे यहां एडजेक्टिव है, क्यों एडजेक्टिव है, ईयर्स नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। तो चलता हूं मैं अब नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 4 की ओर। ही स्टार्टेड लिविंग इन after years passed gradually, देख रहे हैं आप, he started living in after years passed gradually। फिर देख रहे हैं यहां आफ्टर के बाद यस नाउन था, यहां भी आफ्टर के बाद देख रहे हैं यस नाउन है ना।
यहां ये आफ्टर का हमारा ये यस, ये इसको क्वालिफाई कर रहा है यस को। आफ्टर इन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है आफ्टर यस, इन हमारा प्रीपोजिशन है और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट के रूप में कौन काम कर रहा है? आफ्टर यस मींस फॉलोइंग यस। लेकिन क्या यहां भी हमारा इन प्रीपोजिशन है? अगर प्रीपोजिशन होता यहां इन, तो यहां देखना कॉमा है। क्या यहां भी कॉमा है इनके बाद? बिल्कुल नहीं, ये कॉमा है और ये शो कर रहा है कि यहां प्रीपोजिशन नहीं है, इसका मतलब। और आफ्टर यस से मतलब नहीं है वो। ही स्टार्टेड लिविंग इन, वेयर डिड ही स्टार्ट लिविंग? यस, ही स्टार्टेड लिविंग इन। जैसे हम लोग बोलते हैं कम इन, कम इन। आप बोलते हैं अक्सर बच्चे जब पूछते हैं, उनको एंट्री करनी होती है क्लास में, तो क्या बोलते हैं? मे आई कम इन सर, यही बोलते हैं ना। कहां लिखो इस सेंटेंस को? स्पेस तो है नहीं जी। चलिए सुन लीजिए आप। मे आई कम इन सर, यहां इन क्या है? प्रीपोजिशन। नो, टीचर क्या रिप्लाई देते हैं? कम इन, कम इन। कम वेयर? वेयर, तो कम इन, वेयर का जवाब आ रहा है हमारा। ही कम्स इन। Where does he come? He comes in, means inward, अंदर की तरफ। तो इन वर्ड को जब आप देखेंगे डिक्शनरी में, तो वहां आपको इन प्रीपोजिशन के रूप में भी मिलेगा, इन आपका एडजेक्टिव के रूप में भी मिलेगा, इन आपका एडवर्ब के रूप में भी मिलेगा, इन आपका नाउन के रूप में भी मिलेगा। फिर कभी नेक्स्ट किसी वीडियो क्लिप में आप इन के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। यहां हमारा वही इन एडवर्ब आ रहा है। दिस इन इज हियर एडवर्ब। क्यों एडवर्ब आएगा? तो या तो हमारा हाउ का जवाब देगा, व्हेन का जवाब देगा, या वेयर का जवाब देगा। अब यह देखिए, ही स्टार्टेड लिविंग इन हिज हाउस होता तो इन प्रीपोजिशन होता। गौर करेंगे मैंने क्या कहा? ही स्टार्टेड लिविंग इन हिज हाउस, तो इन प्रीपोजिशन। क्यों? क्योंकि वो उसके बाद क्या रहा है? हिज हाउस नाउन आ जा रहा है। लेकिन हिज हाउस यहां नहीं है, बस इन पे लास्ट कर दिया। ही स्टार्टेड लिविंग इन, कहां रहना शुरू कर दिया? वेयर डिड ही स्टार्ट लिविंग? ही स्टार्टेड लिविंग इन, अंदर में ही, घर में ही, अंदर में, अंदर की तरफ रहना उसने शुरू कर दिया, बाहर की तरफ नहीं आ रहा है। ही स्टार्टेड लिविंग इन, उसने अंदर की तरफ रहना शुरू कर दिया। और यहां वेयर का जवाब दे रहा है। सो इन इज योर व्हाट? एडवर्ब ऑफ प्लेस। ही स्टार्टेड लिविंग इन, कब उसने अंदर की तरफ रहना शुरू कर दिया भाई? तो आफ्टर इयर्स पास्ड ग्रेजुअली, जब धीरे धीरे वर्ष बीतना शुरू कर दिए, बीतने लगे। जब वर्ष बीत गए धीरे धीरे, तो जब वर्ष बीत गए तो फिर उसने अंदर ही रहना शुरू कर दिया, घर से बाहर निकलना उसने बंद कर दिया। ही स्टार्टेड लिविंग इन, देख रहे हैं इन पर स्ट्रेस दे रहे हैं। ही स्टार्टेड लिविंग इन, चूंकि स्ट्रेस्ड वर्ड एडवर्ब के रूप में काम कर रहा है। मैंने लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में आने वाले जो 5 वर्ड्स हैं वो स्ट्रेस्ड होते हैं। सेंटेंस में कहीं भी वो आएगा वो वर्ड, तो उसको स्ट्रेस के साथ जोर देकर उसको बोलना है। नंबर 1 नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब में मेन वर्ब, एक्शन वर्ब और एडवर्ब। ये 5 जो है हमारे स्ट्रेस्ड वर्ड्स हैं, उनको स्ट्रेस के साथ, एक्सेंट के साथ बोलते हैं। तो नंबर 5 में हम देखें, ही स्टार्टेड लिविंग इन, वहीं अगर इन हिज हाउस कर दें, ही स्टार्टेड लिविंग इन हिज हाउस, तो दिस इज रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि यहां इन प्रीपोजिशन के रूप में आ गया, अनस्ट्रेस्ड वर्ड है। तो उसे हम कैसे पढ़ेंगे? ही स्टार्टेड लिविंग इन हिज हाउस, ही स्टार्टेड लिविंग इन हिज हाउस। देख रहे हैं इनको कितना स्लाइटली बोलकर निकल जा रहे हैं। लेकिन हिज हाउस अगर नहीं है तो कैसे पढ़ेंगे हम? ही स्टार्टेड लिविंग इन स्ट्रेस, he started living in, because here adverb, and adverb is considered as the stressed word, so we have to pronounce the word adverb with what? Stress, with accent. So come on here now, he started living in after years passed gradually. आप देख रहे हैं यहां years passed, ये years is your subject second and past is your finite verb सेकेंड। ही सब्जेक्ट फर्स्ट, स्टार्टेड फाइनाइट वर्ब फर्स्ट। ये 2 फिर क्लाउजेज को जोड़ रहा है ये आफ्टर। इस आफ्टर के बाद देख रहे हैं यस हमारा सब्जेक्ट, आफ्टर मींस कंजंक्शन के रूप में जब आता है तो सब्जेक्ट और फिर फाइनाइट वर्ब, तो ये आफ्टर हमारा क्या हुआ? कंजंक्शन।
ही स्टार्टेड लिविंग इन, कब उसने रहना शुरू कर दिया? तो आफ्टर ईयर्स पास्ट ग्रेजुअली, जब वर्ष धीरे धीरे बीतते गए तो उसने अंदर में रहना शुरू कर दिया, उसकी आदत हो गई अंदर रहने की, घर के अंदर ही, चार दीवारी के अंदर रहने की आदत हो गई। नंबर 6, ही स्टार्टेड लिविंग इन, फिर स्ट्रेस देकर पढ़ेंगे क्या क्या, फिर एडवर्ब है। अब ये तो देखें हम लोग कि इन हमारा एडवर्ब है या प्रीपोजिशन है, आगे पता चलेगा। He started living in after and helping the troubled people distantly. फिर से मैं पढ़ना शुरू करूंगा। He started living in after and helping the troubled people distantly. या कहीं ऐसा पढ़ेंगे, He started living in after and helping the troubled people distantly. He started living in after and helping the troubled people distantly. देखिए, यदि आपने वर्ड्स का पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं आइडेंटिफाई किया ना, तो पढ़ना भी नहीं आएगा और प्रॉपर स्ट्रेस के साथ नहीं पढ़ पाएंगे, प्रॉपर पॉज के साथ नहीं पढ़ पाएंगे, तो आपका सेंटेंस क्लियर नहीं हो पाएगा। यहां हमारा इन क्या है, देख रहे हैं क्या? अगर ये दोनों प्रीपोजिशन होंगे तो क्या दो प्रीपोजिशन एक साथ आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। दो नाउन एक साथ, वो कंपाउंड नाउन में आ सकता है, लेकिन दो एडजेक्टिव्स, ये जनरली दो एक ही वर्ड्स हमारे नहीं आएंगे साथ में। यहां अगर हमारा इन प्रीपोजिशन है, आफ्टर प्रीपोजिशन है, तो दो प्रीपोजिशन एक साथ नहीं आएगा। निश्चित तौर पे वो प्रीपोजिशन एक नहीं होगा, वो किसी और फॉर्म में होगा। तो अब देखें, ही स्टार्टेड इन, ही स्टार्टेड लिविंग इन, ये इन क्या है? इन प्रीपोजिशन है। वेयर डिड ही स्टार्ट लिविंग? ही स्टार्टेड लिविंग इन। ये अगर प्रीपोजिशन होता तो निश्चित तौर पे कोई नाउन आता उसके बाद, या कोई एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के बाद नाउन आता, जैसे एक सेंटेंस में था इन आफ्टर ईयर्स, सेंटेंस नंबर इन आफ्टर ईयर्स कहां गया? इन आफ्टर ईयर्स नंबर आई थिंक हियर, या राइट, नंबर 4 में। He did nothing in after years. आप देख रहे हैं इन प्रीपोजिशन क्यों है? क्योंकि आफ्टर हमारा एडजेक्टिव है, लेकिन उस एडजेक्टिव के बाद कौन आ रहा है? यस नाउन। सो इन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन है? आफ्टर। एडजेक्टिव ऑब्जेक्ट नहीं होता है, नाउन ऑब्जेक्ट होता है। हमारा ऑब्जेक्ट कौन है? यस। सो ही डिड नथिंग इन आफ्टर ईयर्स। इन हमारा प्रीपोजिशन है क्योंकि वो नाउन ईयर्स के पहले आ रहा है, ईयर्स के को क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव आ रहा है आफ्टर। सो नाउ हियर नंबर 6 में चलें। ही स्टार्टेड लिविंग इन, उसने अंदर रहना शुरू कर दिया, अंदर की तरफ रहना शुरू कर दिया। ही स्टार्टेड लिविंग इन आफ्टर व्हेन, देख रहे हैं यहां वेयर का जवाब दे रहा है। वेयर डिड ही स्टार्ट लिविंग? Where did he start living? He started living in. वो अंदर में रहना शुरू कर दिया। When did he start living in? When did he start living in? He started living in after, means later. वो बाद में अंदर की तरफ ही रहना शुरू कर दिया, और अंदर की तरफ रहते हुए and helping, and he started, जैसे लिविंग है, लिविंग और हेल्पिंग को कनेक्ट कर रहा है। देख रहे हैं आप, लिविंग हमारा भी फॉर्म जीरंड है और हेल्पिंग भी हमारा भी फॉर्म जीरंड है। ये दो को कनेक्ट कर रहा है एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सो ही स्टार्टेड लिविंग एंड ही स्टार्टेड वही चीज यहां भी रिपीट होगा। एंड ही स्टार्टेड हेल्पिंग द ट्रबल्ड पीपल। ट्रबल्ड इज हियर व्हाट? ट्रबल्ड इज एडजेक्टिव, V3 फॉर्म एडजेक्टिव। V3 एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई कर रहा है? पीपल नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। सो ही स्टार्टेड लिविंग इन। वेयर डिड ही स्टार्ट लिविंग? ही स्टार्टेड लिविंग इन। व्हेन डिड ही स्टार्ट लिविंग इन? वो कब अंदर में रहना शुरू किया? तो ही स्टार्टेड लिविंग इन आफ्टर, मीन्स लेटर। व्हेन का जवाब आ रहा है, तो जब व्हेन का जवाब आ रहा है तो दिस आफ्टर इज हियर व्हाट? एडवर्ब ऑफ टाइम। In is adverb of place. He started living in after, और उसने क्या कर दिया? घर में ही रह करके and started helping, और हेल्प भी करना शुरू कर दिया। किनको हेल्प करना शुरू कर दिया? Whom did he start helping? He started helping the troubled people. परेशानी से ग्रस्त व्यक्तियों को, लोगों की उसने मदद करना, हेल्प करना शुरू कर दिया। कैसे?
बहुत क्लोजली, कमिंग टू नियर, नो, डिस्टेंटली, डिस्टेंटली इज एडवर्ब, कैसे, हाउ, इन विच मैनर, दूर से ही, डिस्टेंटली, डिस्टेंटली इज एडवर्ब, डिस्टेंट इज एडजेक्टिव एंड डिस्टेंस इज नाउन, सो डिस्टेंटली इज एडवर्ब। कम ऑन नाउ, आफ्टर यहां क्लियर हो गया कि आफ्टर हमारा एडवर्ब है। क्यों एडवर्ब है? क्योंकि यह व्हेन का जवाब दे रहा है। व्हेन डिड ही स्टार्ट लिविंग इन, उसने अंदर में कब रहना शुरू किया? तो ही स्टार्टेड लिविंग इन आफ्टर, उसने अंदर में रहना शुरू किया बाद में, बाद के पलों में, बाद के वक्त में। नंबर 7 हियर, ही स्टार्टेड लिविंग इन आफ्टर हेल्पिंग द ट्रबल्ड पीपल डिस्टेंटली। देख रहे हैं, मिलता जुलता बहुत हद तक नंबर 6 एंड नंबर 7। नंबर 6 में था ही स्टार्टेड लिविंग इन आफ्टर एंड हेल्पिंग द ट्रबल्ड पीपल डिस्टेंटली। नंबर 7 है ही स्टार्टेड लिविंग इन आफ्टर हेल्पिंग द ट्रबल्ड पीपल डिस्टेंटली। गौर कर रहे हैं आप यहां, ही स्टार्टेड लिविंग इन, वेयर डिड ही स्टार्ट लिविंग? He started living in. When did he start living? तो he started living in after, no, after helping. गौर करेंगे, यहां after के बाद क्या था? And आ गया था। देख रहे हैं ना फर्क दोनों में? यहां after के बाद क्या रहा है? यहां इस नंबर 6 में after के बाद क्या रहा है हमारा? And, conjunction, coordinating conjunction। यहां after के बाद क्या रहा है हमारा? Helping, V4। So he started living in. When did he start living? Where did he start living? He started living in. वो अंदर में रहना शुरू कर दिया, अंदर की तरफ रहना शुरू कर दिया। When did he start living in? तो he started living in after helping the troubled people distantly. पूरा after से लेकर के distantly तक का जवाब आ रहा है हमारा when. When का जवाब। सो ये अब हमारा एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम हो गया, पूरा आफ्टर से लेकर डिस्टेंटली तक। तो आफ्टर इसमें क्या हुआ? आफ्टर के बाद आप देख रहे हैं हमारा V4 फॉर्म आ रहा है, और V4 आ रहा है तो V4 किसके बाद आता है? क्या वो हमारा कंजंक्शन होता है तब, एडजेक्टिव होता है तब, या एडवर्ब होता है तब, या फिर हमारा प्रीपोजिशन होता है तब? यहां देख रहे हैं प्रीपोजिशन प्लस V4, यहां देख रहे हैं प्रीपोजिशन प्लस V4। तो यह आफ्टर हमारा क्या हुआ? प्रीपोजिशन। और पूरा आफ्टर से लेकर के हेल्पिंग द ट्रबल्ड पीपल डिस्टेंटली, दिस इज व्हाट? एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम, एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम। दिस इज नंबर 8 की ओर चलें। वर्क पेसेंटली। 8, 9, 10 8, 9, 10 एंड 11 बिल्कुल मिलता जुलता हुआ है, और इसको मैंने काफी कंफ्यूजिंग करने की कोशिश किया है। बिल्कुल देख रहे हैं, वो सब में आप देख रहे हैं वर्क से शुरू हो रहा है। वर्क पेशेंटली सब में आपको मिलेगा, वर्क पेशेंटली, वर्क पेशेंटली, वर्क पेशेंटली। गौर करें जरा नंबर 8 को, क्या कह रहा है? वर्क पेशेंटली इन आफ्टर डेज फॉर अटेनिंग एक्सेलेंस। वर्क पेशेंटली इन आफ्टर डेज फॉर अटेनिंग एक्सेलेंस। क्या इस ढंग से, क्या ये स्ट्रेस्ड वर्ड है? मैं स्ट्रेस दे करके पढ़ रहा हूं। वर्क पेशेंटली इन आफ्टर डेज फॉर अटेनिंग एक्सेलेंस, या इस ढंग से पढ़ेंगे, वर्क पेशेंटली इन आफ्टर डेज फॉर अटेनिंग एक्सेलेंस। गौर कर रहे हैं आप यहां सेंटेंस नंबर 8 में? क्या मैं इस सेंटेंस में फिर पुनः इन को और आफ्टर को स्ट्रेस देकर पढ़ रहा हूं, जैसे सेंटेंस नंबर 6 में मैंने यहां पढ़ा था, जो ये 6 में हमारा इन एडवर्ब और आफ्टर भी एडवर्ब। ही स्टार्टेड लिविंग इन आफ्टर एंड हेल्पिंग द ट्रबल्ड पीपल डिस्टेंटली। क्या उसी ढंग से पढ़ रहे हैं हम यहां? वर्क पेशेंटली इन आफ्टर डेज फॉर अटेनिंग एक्सेलेंस। वर्क पेशेंटली इन आफ्टर डेज फॉर अटेनिंग एक्सेलेंस। No, this days is working as the object to the preposition in. इस in preposition का object के रूप में काम कर रहा है, और फिर जब ये days के पहले आ रहा है हमारा, तो after क्या हो गया? noun के पहले आएगा तो after क्या हो जाएगा? This is an adjective. Number 9. Work patiently in after days start favoring you to excel.
अब इस सेंटेंस में आप गौर कर रहे हैं, यहां पर मैं कैसे पढ़ रहा हूं, इनके बाद देख रहे हैं कॉमा भी है, वर्क पेशेंटली इन आफ्टर डेज स्टार्ट फेवरिंग यू टू एक्सेल। जैसे यहां पर मैंने पढ़ा वर्क पेशेंटली इन आफ्टर डेज, वर्क पेशेंटली इन आफ्टर डेज फॉर अटेनिंग एक्सेलेंस, एंड हियर 9 वर्क पेशेंटली इन आफ्टर डेज, नो, work patiently in. Where are you suggested to work? You are suggested to work inside. Work patiently in. When are you suggested to work patiently? When are you suggested? When are you suggested? When are you suggested to work patiently in? You are suggested to work patiently in after days start favoring you. कब? जब डेज स्टार्ट कर देते हो। डेज इज हियर व्हाट? डेज इज हियर जस्ट एज यहां पर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो क्या फिर यहां भी हमारा ऑब्जेक्ट है? स्टार्ट देखेंगे, इस डेज के बाद हमारा क्या था? ये फॉर प्रीपोजिशन था। क्या यहां पर भी हमारा डेज के बाद स्टार्ट प्रीपोजिशन है? स्टार्ट इज हमारा V1, दिस इज फाइनाइट वर्ब, और जब फाइनाइट वर्ब है तो ये डेज हमारा ऑब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट। दिस इज यहां हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब ये गौर कर रहे हैं, कंजंक्शन के रूप में जब हमारा आफ्टर आएगा तो उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद फाइनाइट वर्ब होगा। तो अर्थात हमारा ये आफ्टर क्या हुआ? वर्क पेशेंटली इन आफ्टर डेज स्टार्ट फेवरिंग यू टू एक्सेल। हियर आफ्टर इज हियर व्हाट? कंजंक्शन। क्यों? क्योंकि उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद उसका फाइनाइट वर्ब आ रहा है। वर्क पेशेंटली इन, अंदर में, अंदर की तरफ आप धैर्य पूर्वक आप काम करें। आफ्टर डेज स्टार्ट फेवरिंग, कब? कब आप काम करें? आफ्टर डेज स्टार्ट फेवरिंग यू, जब डेज आपको फेवर करना शुरू कर दे। किस काम के लिए? टू एक्सेल, एकदम एक्सेल करने के लिए, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए, जब ये अगर काम करना शुरू कर दे तो। नंबर 10 की ओर चले हम लोग। वर्क पेशेंटली इन आफ्टर टू अटेन द एक्सेलेंट अचीवमेंट। गौर कर रहे हैं आप, यहां हमारा नंबर सेंटेंस 10 की ओर। वर्क पेशेंटली इन आफ्टर टू अटेन द एक्सेलेंट अचीवमेंट। यहां देख रहे हैं इन और आफ्टर दोनों पे स्ट्रेस जा रहा है हमारा, और स्ट्रेस आने का मतलब फिर हमारा क्या हो गया? ये इन हमारा फिर एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। हियर वर्क पेशेंटली इन आफ्टर to attain the excellent achievement, here in is adverb and after is again an adverb. When are you suggested to work patiently in? When are you suggested to work patiently in? You are suggested to work patiently in the next moment or later. Here work patiently in, work patiently in after. Why? What is the purpose behind working patiently in after? To attain the excellent achievement. Excellent is your adjective. Excellent adjective qualifying the noun achievement. This is noun here. Here excel is verb, excellent adjective. आपका क्लियर हो चुका, इन वी एडवर्ब और आफ्टर वी एडवर्ब हमारा सेंटेंस नंबर 10। एंड द लास्ट वन इज वर्क पेशेंटली in after attaining the achievement excellently. गौर कर रहे हैं, work patiently in. Where are you suggested to work patiently? You are suggested to work patiently in, inward, to the inner part of the house. So work patiently in, again here in is adverb. After attaining, attaining, you are already here paying attention that attaining is your what? V4, and the arrival of V4 shows, the arrival of V4 shows that the word after is your preposition. और आज आपका ये इन 11 सेंटेंसेस की मदद से मैं उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्शन क्लियर हो चुका होगा कि आफ्टर क्या सिर्फ और सिर्फ प्रीपोजिशन है। क्या उसकी हिंदी हमें बाद में याद रखना है? बिल्कुल नहीं।
मैं बार बार कहता हूं, फिर अभी कह रहा हूं, किसी भी वर्ड के उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच को जानिए। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो क्लिप में देखा आफ्टर को प्रीपोजिशन के रूप में, कंजंक्शन के रूप में, एडजेक्टिव के रूप में और एडवर्ब के रूप में। तो वो क्या कहा जाता है जिसमें एक ही वर्ड है लेकिन उसके वेरियस यूसेज देखते हैं, उसे हम कहते हैं होमोनिम। तो आज हम लोगों ने आफ्टर का होमोनिमस यूज को देखा। अगेन होमोनिमस यूज, होमोनिम नाउन, होमोनिमस एडजेक्टिव। सो होमोनिमस यूज को हम लोगों ने देखा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका कॉन्सेप्शन क्लियर हो चुका होगा। आफ्टर, व्हेन the word after is used as a preposition, when the word after is used as a conjunction, adjective and adverb। और आज इस क्लिप में बस इतना ही। मैं यही अपनी बात को, यही आज का डिस्कशन ओवर करता हूं। दैट्स ऑल, थैंक यू।